अस्सलाम वालेकुम। वी वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ PS6 रोजनामा। जानेंगे आज की मार्केट कैसी रही, ट्रेडिंग सेशन कैसा था आज का। मुझे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, बताइएगा प्लीज ऑडियंस। सबसे पहले तो आज की मार्केट जो कि एक्सपेक्टेड था कि माइनस ही ओपन होगी क्योंकि ऑयल की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। तो हमने देखा कि 1400 पॉइंट 1300 पॉइंट के करीब मार्केट माइनस ओपन हुई और फिर 1400 पॉइंट का लो लगाया और उसके बाद फिर मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी और एंड आखिरी 1 घंटे के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला और मार्केट तकरीबन 971 पॉइंट प्लस का हाई लगाया मार्केट ने, जो कि इंडेक्स बन जाता है 1,64,920 का। और जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 793 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर 1,64,742 पॉइंट पर मार्केट की क्लोजिंग आई है। सेक्टर्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक्स के आज पॉइंट साइड हुए थे 337 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के 316 पॉइंट। और स्क्रीन पर जो अच्छी तेजी मुझे नजर आ रही थी वो पीपीएल और ओजीडीसी के अंदर आ रही थी, उनके अंदर बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम था। ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑयल प्राइस बढ़ती है तो फिर पीपीएल ओजीडीसी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि जो आने वाला क्वार्टर होगा उसके रिजल्ट के अंदर हम इम्पैक्ट देख सकें। लेकिन स्टिल ओजीडीसी और पीपीएल बाइंग के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टरली डिविडेंड है और स्लो स्लो इनको सर्कुलर डेट की पेमेंट्स भी मिल रही हैं। तो इस तरह की सूरत हाल थी आज मार्केट के अंदर। वॉल्यूम थोड़े से कम हो गए हैं पिछले दिनों के मुकाबले क्योंकि मार्केट अब एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ चुकी है, क्योंकि पहले पिछले हफ्ते के अंदर हम देख रहे थे सेकंड लास्ट वीक के अंदर ये पेनी स्टॉक्स के अंदर अच्छी ट्रेडिंग हो रही थी, जैसे क्लोवर हो गया, बिको हो गया, सिनर्जी का रिजल्ट आया था तो सिनर्जी के अंदर, सिमेट्री के अंदर अच्छे वॉल्यूम आए थे। लेकिन अब जो है मार्केट थोड़ी स्लो डाउन है तो पेनी स्टॉक्स के अंदर भी इतना कोई खास मोमेंटम नहीं है, तो साइडलाइन में भी सारे शेयर्स और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ। मूवीज में आपकी तरफ आना चाहूंगा। डिस्पाइट जो आज अर्ली जो मार्केट की ओपनिंग हुई है थोड़ी सी वीक साइड पे हुई थी, हमने एक तरफ देखा कि यूएई ने फैसला किया ओपेक को एग्जिट करने के लिए भी, और फुजेरा जो की एक स्टेट है उसकी ऑयल फैसिलिटी पे भी एक अटैक हुआ। इसका भी मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट आज रहा या आने वाले कुछ दिनों में कैन इट अफेक्ट द मार्केट, इसको थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, जब मार्केट आज खुली भी थी तो थोड़ा सा एक प्रेशर आप इस तरह समझ लें, इसलिए था वो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस, क्योंकि आपकी ऑयल प्राइसेस को ड्राइव ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो जब यूएई के ऊपर वापस अटैक की खबरें आ रही थी एंड उसको अभी भी वो एयर स्ट्राइक्स को रोक रहे हैं, उनके एयर स्पेस एक्टिव है, तो इस चीज से एक टेंशन तो ऑब्वियसली बिल्डअप होती है कि क्या वापस से चीजें शुरू नहीं हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स देखें तो रिस्पॉन्स से ये चीज स्टैब्लिश होती है कि दोनों पार्टी टेबल टॉक ही करना चाहती हैं और टेबल टॉक से ही रिजॉल्व करना चाहती हैं। हाउएवर वो मिडिल वे जो होता है ना, कि कहीं पे भी आना नहीं है, दोनों ने एक पॉइंट पे नहीं आना, झुकना नहीं है, तो वो वॉर के हिसाब से वॉर करके ही या उसका एक सिग्नल देके ही चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं सकती, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। और हमने रिस्पॉन्स से देख लिया कि टेबल टॉक की तरफ मामला जाएगा। और ईरान ने बात कही भी है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने एजेंडा शेयर किया, अपना फ्रेमवर्क शेयर किया, वो आगे चलेगा। अब क्योंकि ऑलरेडी हमारी ऑयल प्राइसेस इन वजह से बढ़ गई थी, मार्केट ने उसका बेसिकली प्रेशर लिया। आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त होता है, अब तो देखिए बात सिर्फ एक फैसिलिटी हिट होने की नहीं है, अब तो फैसिलिटीज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी जो कतर से गैस आती है वो पाइपलाइन, अब तो काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय। अगर हम ये बात करते हैं कि ऑयल हमारा अभी $100 के करीब अगर ट्रेड हो रहा है, इट्स जस्ट नॉट कि ऑयल अगर आज वॉर रुकती है तब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सप्लाई को नॉर्मल करने में टाइम लगेगा वो टाइम लग सकता है, 6-8 महीने लग सकते हैं। तभी हम इसको देख रहे हैं कि ऑयल शायद फॉरन नीचे ना आए। दैट मीन्स कि आपकी मार्केट ऑलरेडी क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो वो एनालाइज और एक्सपेक्ट कर चुकी होती है, एंटिसिपेट करते हैं सारे इवन पार्टिसिपेंट्स भी। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपका जो ऑयल प्राइसेस ड्राइव कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ही कर रहे हैं, और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट, अब माइनर कॉन्फ्लिक्ट को मार्केट और ये नॉइज हो जाएगी, इसको इग्नोर किया जाएगा अंटिल कि कोई बहुत बड़ा इवेंट, और बहुत बड़ा इवेंट इंशाल्लाह होते हुए नजर नहीं आ रहा, चीजें सॉल्व होते हुए ही नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है। नफीस, जैसे यूएई ने ओपेक को एग्जिट किया, ये भी इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो एक कॉन्फ्लिक्ट ही है जिसमें एग्जिट किया है। तो कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि इसकी वजह से हम ऑयल को आने वाले वक्तों में नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की डिस्ट्रप्शन होंगे ऑयल फैसिलिटीज पे, तो एक तरफ तो एग्जिट करना है और एक तरफ ये ऑयल के ऊपर अटैक्स भी हैं। तो किस पोजीशन में आप देखते हैं ऑयल को, क्योंकि हमारी मार्केट भी उससे कनेक्टेड है काफी ज्यादा, आने वाले अगर कुछ दिनों की मैं बात करूं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहां तक आपने कहा ना हमारी मार्केट कनेक्टेड है, आज हम ऑयल की बात कर रहे हैं, फिर हम कोल की बात करेंगे, ठीक है, फिर हम बोलेंगे क्योंकि हम लोग के सिमेंट्स के लिए जरूरी है तो हम कोल की बात करेंगे। जो आपकी कमोडिटीज होती है ना, वो साइकिल चलता रहता है। जहां तक आपने बात की कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वो ओपेक से निकला है और उसके बाद अटैक्स भी हो रहे हैं, तो देखिए जब आप कहते हैं ना कि ओपेक से वो निकला है, दैट मीन्स कि उन पे समझिए कैप था कि वो एक सर्टेन अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते थे, सप्लाई कर सकते थे ऑयल की, ताकि वो सप्लाई एंड डिमांड को मेजर रखें, कंट्रोल रखें।
अब मिसाल के तौर पे यूएई की कैपेसिटी अगर 5 मिलियन बैरल्स की है और अभी वो नहीं कर रहा, तो उस ऑब्वियसली ज़्यादा ऑयल मार्केट में निकालेगा, ज़्यादा सप्लाई होगी। जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो आपकी डिमांड केटर हो जाती है और प्राइसेज़ नीचे आती हैं। लेकिन ये फ़ौरन से नहीं होगा। ये चीज़ समझिए, जब ये अनाउंसमेंट भी आई थी, तब भी इस चीज़ पे ऑयल ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। ऑयल फ़ौरन नीचे नहीं आया था। दैट मीन्स कि आपके पास ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है। अंटिल वो चीज़ें रिज़ॉल्व हों, उसके बाद आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, तब हम ऑयल को आगे जाते हुए नियर फ्यूचर नीचे आता हुआ देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, इससे पहले मैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी की तरफ जाऊं। हमने देखा कि वॉल्यूम भी मार्केट में कंपैरेटिवली पहले से देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन दो सेक्टर्स ऐसे हैं, एक फर्टिलाइजर, एक बैंकिंग, जिसको हमने आज भी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करके देखा है। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी को रेकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? बैंकिंग सेक्टर के अंदर से भी एक एक कंपनी दोनों सेक्टर से बता दें कि ऐसे मार्केट सिनेरियो में बेहतर रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट करना। देखिए, अगर फर्टिलाइजर सेक्टर को हम ब्रेक डाउन करते हैं ना, सबसे पहले आता है एफएफसी, जो कि हमेशा इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, डिफेंसिव स्टॉक है। हर क्वार्टर के अंदर 7, साढ़े 7, 8 रुपए तक का डिविडेंड देती रहेगी आपको। अर्निंग्स भी इसकी बेटर है और ग्रुप भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो होगी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी, जिसके अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी अर्निंग अगर आप लास्ट क्वार्टर की देखें तो 2 रुपए, सवा 2 रुपए, 2.5 रुपए के करीब की अर्निंग आई है और डिविडेंड भी शेयर प्राइस वाइज इतना कोई खास नहीं है, तो उसको आई डोंट थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है फातिमा फर्टिलाइजर। उसकी भी अर्निंग्स इस बार कम हुई हैं, उसकी सेल्स भी इवन कम हुई हैं, तो उसके अंदर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इवन ग्रुप अच्छा है फातिमा फर्टिलाइजर, तो अगर कोई करना चाहे कर सकता है, लेकिन टॉप कंपनी इसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर है। और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी ही हो स्टिल, तो एंग्रो होल्डिंग है, जो कि फर्टिलाइजर के अंदर नहीं आता, लेकिन उसके पास होल्डिंग है फर्टिलाइजर की, तो फिर एंग्रो होल्डिंग के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यू मिल रहा है और इसके अंदर आराम से आपको जो है वो 25-30% तक का कैपिटल गेन मिल सकता है और कुछ ना कुछ साल बाद डिविडेंड देना भी कंपनी शुरू कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, जब मार्केट इस तरीके से चल रही होती है तो उसके अंदर खसूसन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग दोनों, लेकिन खासतौर पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। स्पेसिफिकली इसमें काफी ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जिसको आप इन प्रैक्टिस रखें तो तभी आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर दैट हमारा टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास बैच 9 आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी खास बात यह है कि इस पे अभी एट द मोमेंट 25% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि सैटरडे तक अवेलेबल है। नंबर है 0336244466। कमेंट्स में भी अटैच्ड होगा, आप कांटेक्ट करके जितनी भी क्वेरीज हो आपको स्कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। रिमेनिंग हम शो की तरफ चलते हैं, बाकी आप मैसेज करेंगे तो आपको मजीद क्वेरीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। न्यूज़ में आपकी तरफ आना चाहूंगा, सीमेंट सेक्टर को अगर हम देखें, कुछ हमारे पास डिस्पैचेस के नंबर हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स के भी अगर हैं तो बता दीजिए, फिर हम कंपनी को लेकर भी डिस्कस करते हैं आपसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो सीमेंट का नंबर है, एक्सपोर्ट तो हमने देखा है कि थोड़ी कम हुई है, और क्योंकि डिमांड नहीं है बाहर की, एंड देन एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है अगेन। आपको पता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन करती है और डिमांड भी बड़ी चीज मेजर करती है। लेकिन हम अगर डोमेस्टिक डिमांड को देखें तो उसकी वजह से आपकी सीमेंट की सेल्स जो है वो 11% से बढ़ गई है, तो वो एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन आगे चलते हुए क्योंकि आपके ऑयल प्राइसेस ज्यादा हैं, अब क्योंकि हम सीमेंट हमारा सिक्लिकल सेक्टर है, तो एक चीज समझनी जरूरी है कि आगे चल के जहां से आप अपनी चीजों को कट करेंगे वो पीएसडीपी फंड होगा, हो सकता है। दैट मीन्स कि जब आप अगर आप इस ऑयल अगर आपका ऑयल 100 के करीब रहता है और उस पर आप बजट बनाते हैं और आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज भी कलेक्ट करनी है, टैक्स कलेक्शन भी पूरी करनी है, फिर आपने अपने बजट को अगर प्रॉपर तरीके से लेके चलना है और आपने अपने सारे मैक्रोस को इंटैक्ट रखना है, तो आपको फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडिकेटर है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी शायद थोड़ी एक्टिविटी रुकेगी, बट वहां पे अगर आप पीएसडीपी फंड कट करते हैं, दैट मीन्स जब पीएसडीपी फंड बढ़ता है या एलोकेट होता है, तो उससे परसीव ये किया जाता है कि सीमेंट सेक्टर चलेगा, क्योंकि बड़ा सेक्टर होता है, उसमें आपको ये जरूरत होती है। सीमेंट इज द मेन कैटलिस्ट, आई वुड से, राइट। लेकिन जब आपका पीएसडीपी फंड कम हो जाता है या उसको कट किया जाता है, तो सीमेंट सेक्टर में भी आप थोड़ी सी रुकावट देख सकते हैं। अच्छा, ये हमने पहले भी विटनेस किया, लेकिन उसके तब भी सीमेंट सेक्टर चला जरूर था, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा थी। अब आपने देखना है कि आपकी इन्फ्लेशन किस तरह डोमेस्टिक डिमांड को कर्ब करेगी, खराब करती है नहीं करती। और अगर आपका पीएसडीपी भी कम होता है, तो आगे जाके शायद हम सीमेंट को आगे चल के शायद थोड़ा सा स्लो होता हुआ देखें। अगेन डिपेंडिंग ऑन द बजट, एज ऑफ नाउ जो है डोमेस्टिक डिमांड की वजह से हमारी सेल्स सीमेंट के ऊपर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मूवीज में एक ही सवाल साथ कनेक्ट करूंगा इसके, कि अगर हम सीमेंट के नंबर्स को स्पेसिफिकली इनकी सेल्स को देखते हैं तो नॉर्दर्न साइड पे 13% ईयर ऑन ईयर जो है सीमेंट की डिस्पैचेस बढ़ गई हैं, एज कम्पेयर टू साउदर्न साइड जिस पे 11% बढ़ी हैं। खास तौर पे कोई ऐसी कंपनी जो सीमेंट सेक्टर के अंदर इस वक्त इफ यू रिकमेंडेड कि वो लीडिंग रहेगी कंपनी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीमेंट सेक्टर में, देखो तो वो अपनी ऑडियंस के लिए जरूर बताइए। अच्छा, जो नॉर्थ की साइड है ना, मैं दोनों चीज़ों को क्लियर करता हूँ। वैसे भी सीमेंट की जो मेजर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्थ से ही आती है, साउथ से आपकी मोस्टली एक्सपोर्ट वाली साइड आती है। जहाँ तक बात रही कौन सी अच्छी कंपनी है, उसमें आपको
2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अगर आप किसी सीमेंट कंपनी में जा रहे हैं, तो आप अगर बिल्कुल रॉ स्टूडेंट हैं या एक पार्टिसिपेंट है मार्केट के, तो आप कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ें, बैलेंस शीट्स को समझें। आप कंपनी के बिज़नेस को समझें कि कंपनी कहाँ पे कॉस्ट लगा रही है, कहाँ से कॉस्ट निकाल रही है, प्रॉफिट किस तरह कमा रही है, बेसिक इकोनॉमिक्स बिज़नेस के अंडरस्टैंड करें। एज़ ऑफ पीपल जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, कोशिश ये करें कि या तो वो ग्रुप जो अच्छा ग्रुप हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड ये चीज़ है, जिस कंपनी में इस वक़्त न्यूज़ है, जैसे मेपल लीफ के ऊपर न्यूज़ है, एक्विजिशन की बातें आ रही हैं, वो फैसल बैंक को भी एक्वायर करने का कर रही है। उसके बाद उसने ऑलरेडी पायनियर को किया, तो वो कंपनी जिसके अंदर न्यूज़ है, कोई बात इंटैक्ट है, वो आपको एक स्विंग का मौका ज़रूर दे देंगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छी कंपनीज़ ही हमेशा चूज़ करनी चाहिए, बिकॉज़ वो ग्रुप सॉलिड होता है, अर्निंग्स में होता है। एंड जो स्टार्टर्स हैं, वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स को ज़रूर समझें। इसका फ्यूल मिक्स किस तरह का है, ये इम्पोर्टेड कोल यूज़ करते हैं, नहीं करते, लोकल कोल पे अपना सीमेंट बना रहे हैं, फिर सीमेंट के इनके नंबर्स कहाँ से आते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो मेबी जस्ट नॉट कि आप एक अच्छे ग्रुप को या वो कंपनीज़ जिसको आप जिनमें कोई खबरें हैं, उनमें काम करें, बट आप शायद एक ऐसी कंपनी भी निकाल लें साइक्लिकल में, जो आपको एक अच्छा गेन दे दे। बट देन अगेन उसके लिए आपको बिज़नेस इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। मुफीस, मैं ऑडियंस के सवाल को लेकर वापस आपकी तरफ आऊंगा। मुइस, कल की मार्केट के हवाले से स्ट्रैटेजी बता दीजिए, कोई खुसूसन स्टॉक्स जो कि आपकी नज़र में हो। मैं तो आई थिंक पिछले 1 से 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि ऑयल के ऊपर मार्केट डिपेंडेंट है। अगर ऑयल नीचे जाता है, मार्केट ऊपर जाती है, ऑयल ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाती है, सिंपल है। अब स्टॉक वाइज़ अगर मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले हम सेक्टर वाइज़ चलते हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पर फर्टिलाइज़र सेक्टर, जिसका मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इसके अंदर एफएफसी सबसे बेस्ट है और सेकंड पर एंग्रो होल्डिंग। किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर अगर स्विंग भी करनी हो फॉर द 6 मंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो अच्छा स्विंग आपको इन दोनों शेयर्स के अंदर मिल सकता है। और अच्छी बात है कि एफएफसी ने अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया इस बार, जो 1,75,000 तक मार्केट गई है उसके अंदर। इसके बाद हम, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी सबसे टॉप पर था इस बार आज के दिन भी, तो उसके अंदर सबसे पहले मीज़ान बैंक और फैसल बैंक। फैसल बैंक को मैं ज़्यादा अच्छा रिकमेंड करूंगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा कैपिटल गेन आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मीज़ान बैंक से अच्छा आपको कैपिटल गेन दे सकता है। इसके बाद आज जो अच्छा सेक्टर ने परफॉर्म किया था वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने किया था, तो उसके अंदर ओजीडीसी मेरी पिक होगी। इसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की तरफ चलते हैं तो एसएनजीपी, क्योंकि इसका रिजल्ट इस बार बेहतर आया था, बल्कि बेहतरीन आया था। और उसके बाद सेकंड नंबर पर अटक पेट्रोलियम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। इसके बाद रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अटक रिफाइनरी सबसे टॉप पर है। इसके अलावा ये मेन सेक्टर मैंने कवर कर दिया। और फार्मास्यूटिकल के मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल मुझे लगता है कि इस बार रैली के अंदर बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा चलेगा। फार्मास्यूटिकल के अंदर गैलेक्सो है, हाइनून है, हेलियन है, ये 3 है। और अगर छोटे कंपनी के अंदर जाना चाहें आप तो उसके अंदर सिटी फार्मा है। अब जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या छोटी कंपनी होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल छोटा होता है, उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो छोटी कंपनी होती है उनके अंदर कैपिटल गेन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। अब छोटे कैपिटल कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि छोटी कंपनी हो, पेनी स्टॉक हो, जरूरी नहीं है। सिनर्जी जो है वो बहुत बड़ी रिफाइनरी है, लेकिन उसका शेयर प्राइस 8 रुपए का है। इस तरह से जिसके कैपिटल कम होता है, जिसके शेयर भी कम होते हैं, प्राइस भी कम होती है, और कंपनी अंडर मतलब अभी एस्टेब्लिश हो रही होती है, सही से ग्रो कर रही होती है कंपनी, तो उसके अंदर अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% भी डालेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा और तगड़ा रिटर्न दे सकता है, साजगार इंजीनियरिंग की तरह। क्योंकि साजगार भी एक ग्रो होने वाली कंपनी थी, बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही थी अपना। जैसे कि अभी फॉर नाउ सीमेंट सेक्टर के अंदर मेरे पास एक मिसाल है, मैपल लीफ सीमेंट है, वो एक्वायर कर रही है पायनियर सीमेंट को, फैसल बैंक को एक्वायर करने की तरफ है। तो इस तरह की जो कंपनी होती है, इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा टाइम रुलाए, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, हो सकता है यहीं भी खड़े रहे, थोड़े लॉस दे आपको, थोड़े दुख दे, लेकिन उसके बाद सबसे अच्छा रिटर्न भी यही कंपनी देती है आपको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन। तो अपने पोर्टफोलियो का हमेशा आप कुछ ना कुछ पार्ट, 5% तक का पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक्स के अंदर या अच्छी कंपनी जो कि सस्ते रेट में मिल रही है उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ मिसाल दे दूं तो फार्मास्यूटिकल के अंदर सिटी फार्मा है। इसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर बीको है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। फूड सेक्टर के अंदर एफएफएल है और क्लोवर पाकिस्तान है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज के अंदर लोड्स बहुत अच्छा है, लोड्स ने राइट शेयर भी इशू किए थे, उसके पास कैश भी बहुत ज्यादा है, तो बिजनेस बड़ा बना सकती है कंपनी। और स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने देखा है कि अमूमन जो कंपनी राइट इशू करती है ना, तो लगता है कि यार ये खराब कंपनी है, लोगों से और पैसा मांग रही है। लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि जो राइट कंपनी इशू करती है, हो सकता है राइट देने के बाद थोड़े टाइम के अंदर कंपनी लॉस शो करे या फिर अर्निंग्स कम हो जाए, लेकिन थोड़े लंबे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छा गेन दे सकती है। वो जो फंड रेस करती है, ऑब्वियसली यहाँ पर एससीसीपी वगैरह सब बैठे हैं, वो सब देख रहे होते हैं क्यों फंड रेस किए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। जो फंड रेस करती है वो बिजनेस बढ़ाने के लिए करती है। बिजनेस बढ़ता है तो इनिशियली फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन सुना और लेट से कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर आ जाती है। जैसे कि ट्रीट हमें मिल रहा था, ट्रीट ट्रीट बैटरी इवन, तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है। इनके अंदर भी आप अपना पोर्टफोलियो का जो है 5 से 10% तक का इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है।
बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं ऑडियंस के सवाल की तरफ। मुफीस, पहले आप बताइएगा, जावेदान कॉर्पोरेशन ग्रुप तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताइएगा, ये कंपनी सेफ एंड साउंड है, कैसी रहेगी इन्वेस्टमेंट की? ये जेवीडीसी का रिजल्ट भी अच्छा है और कंपनी ग्रुप अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। जब आप नंबर्स को मैच करते हैं तो आप उसके बाद अपना ना कोई भी ट्रेड प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं, इस कंपनी में भी आपको 25 से 30% का गेन मिल सकता है। तो आप जेवीडीसी को भी इन्वेस्ट पे ले सकते हैं फॉर 25-30% गेन के लिए, कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा है तो कोई मसला नहीं जेवीडीसी में। बिल्कुल ठीक है। मोइस, आप बताइएगा बीएफ बायो साइंसेस के बारे में। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि ग्रोथ वाली कंपनी होती है कुछ, तो बीएफ बायो साइंस भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर अभी हम देखते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कोई खास नहीं है, अर्निंग्स इसकी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मुझे लगता है सूनर जो है ये अच्छी अर्निंग्स शो करेगा और उससे फिर कैपिटल गेन भी आपको अच्छा मिलेगा। और एक और अच्छी बात कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है बाइंग भी हो रही है। जब मार्केट गिरी थी प्रेशर के अंदर 1,44,000 का लो लगाया था, तब भी ये 140 के पास ही चल रहा था, सिर्फ 10% ये नीचे आया था, 155 का 140 135 तक ये आया था, इतना कोई ज़्यादा गिरा नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है अगर आप होल्ड करते हैं इसको तो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का पीएसएक्स रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।